गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर धीरज भाकोलिया, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन बीए फर्स्ट ईयर में इससे पहले राजनीतिक दल और उसके संबंध में 2 चैप्टर कर चुके हैं। आज अपन इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। राजनीतिक दलों के साथ जिस एक महत्वपूर्ण विषय का हम अध्ययन करते हैं वो है दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स। पॉलिटिकल साइंस में या राजनीतिक विज्ञान में हम ये मानकर चलते हैं कि लोकतंत्र एक सर्वश्रेष्ठ अवधारणा है। जहाँ लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ अवधारणा है वहीं लोकतंत्र के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है और वो है राजनीतिक दल और दबाव समूह। इनके बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। जहाँ राजनीतिक दल जनता के सामने जाकर जनता से प्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन मांगते हैं, चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करते हैं, उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास करते हैं और जब उनके उम्मीदवार जीत जाते हैं उन्हीं के माध्यम से वो सरकार बनाकर अपने एजेंडे के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन दबाव समूह इनके एकदम उलट होते हैं। उनका जनता से डायरेक्ट कोई भी जुड़ाव या कोई भी संबंध नहीं होता। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रूप में वो किसी न किसी रूप में जनता और जनता के कल्याण से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए होते हैं। ना तो वो चुनाव लड़ते हैं, ना वो उम्मीदवार खड़ा करते हैं, ना वो जीतने का प्रयास करते हैं, ना वो सरकार बनाते हैं, लेकिन फिर भी सरकार की हर चीज़ से, हर विषय से, हर योजना से, हर कार्य से उनका जुड़ाव होता है। वो पर्दे के पीछे रहकर कार्य करते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे राजनीतिक दल जनता के सामने रहकर कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार से दबाव समूह पर्दे के पीछे रहकर कार्य करते हैं। हम आज इसी दबाव समूह और उनकी कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो शुरुआत करते हैं दबाव समूह। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दबाव समूह तथा हित समूह का विशिष्ट महत्व है। एक समय था, ऐसा भी था, जब दबाव तथा हित समूह को अनैतिक माना जाता था तथा तुच्छ निगाह से देखा जाता था। वर्तमान में दबाव व हित समूह को लोकतंत्र का पक्ष पोषक एवं सहयोगी माना जाने लगा। हाँ, हम ये मानते हैं कि जब दबाव समूह की स्थापना हुई थी या उत्पत्ति हुई थी उस समय दबाव समूह को अच्छा नहीं माना जाता था। ये अमेरिका से आया है, यानी कि ये वर्ड जो है दबाव समूह अमेरिका से आया है और अमेरिका से धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैला है। और वर्तमान में कोई भी राजनीतिक व्यवस्था ऐसी नहीं है जहाँ पर दबाव समूह कार्य नहीं करते हों। जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तब दबाव समूह को अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि ये सभी प्रकार के तरीके इस्तेमाल में रहते थे, अच्छे भी और बुरे भी, और इसी कारण से इनको अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन आज स्थिति एकदम उलट है। आज कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी नहीं है जहाँ पर दबाव समूह कार्य नहीं करते हो और इसलिए इनको अपना लिया गया। समाज ने, राजनीतिक व्यवस्था ने अपनाया इसलिए कि इनके बिना ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो संपन्न नहीं हो सकते, क्योंकि इनका सीधा सा जुड़ाव ऐसे कार्यों से होता है जिनका संबंध जनता से भी होता है, जनता के कल्याण से भी होता है। और इसीलिए आज लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में दबाव समूह को एक अनिवार्य शर्त के रूप में देखा जाता है। अर्थ और परिभाषाएं। दबाव समूह को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। प्रभावक गुट, हित समूह, गैर सरकारी संगठन, लॉबीज, अनौपचारिक संगठन, हितबद्ध गुट इत्यादि, ये इसके नाम हैं। अलग अलग देशों में, अलग अलग व्यवस्थाओं में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन मतलब एक ही है। इनको कहीं प्रभावक गुट भी कह दिया जाता है, कहीं हित समूह, कहीं गैर सरकारी संगठन, कहीं लॉबीज, कहीं अनौपचारिक संगठन, कहीं हितबद्ध समूह आदि। लेकिन वास्तव में ये होते दबाव समूह है। व्यक्तियों के ऐसे समूह को दबाव समूह कहा जाता है जो किसी कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचकों को प्रभावित नहीं करते, लेकिन जिनका संबंध विशेष मसलों से होता है। ये राजनीतिक दल नहीं होते और नए चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़ा करते हैं। देखिए, ऐसे समूह को, ऐसे गुटों को, ऐसे ग्रुप्स को दबाव समूह के नाम से जाना जाता है जो कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं रखते जिनका संबंध निर्वाचकों यानी कि जनता से होता है, यानी जनता से जुड़े हुए कार्यक्रम नहीं रखते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे विशेष
मसले होते हैं, कुछ विशेष समस्याएं होती हैं, कुछ विशेष कार्य होते हैं जिनका ये डायरेक्ट संबंध रखते हैं और उनको कार्यों को करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं। ये राजनीतिक दल कतई नहीं होते, लेकिन राजनीतिक दल जैसे ही होते हैं, जिस प्रकार से राजनीतिक दलों का अपना एक संगठन होता है, उसी प्रकार से दबाव समूह का भी अपना एक संगठन होता है। फर्क इतना होता है कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। इसलिए ये भी एक प्रकार के ऐसे संगठन होते हैं जो जनता से जुड़े हुए कार्य करते हैं। मायरन विनर के अनुसार दबाव समूह से हमारा तात्पर्य शासकीय व्यवस्था के बाहर किसी भी ऐसे ऐच्छिक किंतु संगठित समूह से है जो शासकीय अधिकारियों की नामजदगी अथवा नियुक्ति, सार्वजनिक नीति के निर्धारण, उसके प्रशासन और समझौता व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करता है किस विभिन्न तरीकों से, विभिन्न चीज़ों को, विभिन्न व्यवस्थाओं को, विभिन्न सिस्टम्स को। जैसे दबाव समूह मायरन विनर क्या कहता है कि दबाव समूह से हमारा तात्पर्य शासकीय व्यवस्था से के बाहर, यानी कि ये सरकार में नहीं होता, शासकीय व्यवस्था से बाहर किसी भी ऐसे ऐच्छिक मतलब जरूरी नहीं, किसी भी ऐसे ऐच्छिक किंतु संगठित, यानी कि वो संगठित है, लोगों का एक समूह है जिनमें लोग जुड़े हुए हैं और वो संगठित है, उनका एक संगठन है, उनका एक ढांचा है, समूह से जो शासकीय अधिकारियों की नामजदगी अथवा नियुक्ति, यानी कि सरकार में किन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, किन व्यक्तियों को लिया जाता है मंत्री स्तर पर, या अगर आप सरकारी अधिकारियों की बात करें किस जगह पर किसकी पोस्टिंग की जाती है, किसका ट्रांसफ़र किया जाता है, किसको लगाया जाता है, इन सब चीज़ों से इनका निर्धारण करते हैं। सार्वजनिक नीति का निर्धारण करते हैं, यानी कि सरकार की नीति क्या होगी, उनके प्रशासन और समझौता व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि सरकारी सिस्टम को, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो नौकरशाही हो, सबको किसी न किसी तरीके से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके खुद के अपने हित होते हैं, उनके लाभ होते हैं, और उन लाभों को प्राप्त करने के लिए ये इस प्रकार से व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह के लक्षण, प्रकृति या विशेषताएं। पहला है विशिष्ट हितों से संबंध। दबाव गुटों का संबंध विशिष्ट मसलों से होता है। इनकी गतिविधियां लक्ष्यों की प्राप्ति तक ही सीमित होती है। दबाव समूह में वे ही व्यक्ति संगठित होते हैं जिनके हित और उद्देश्य समान हो और जिनकी एक ही प्रकार की रुचि हो। दबाव गुटों का संबंध कुछ विशेष बातों से होता है, कुछ विशेष मतलब होता है उनका, कि जैसे कि हमें किसानों के, मान लीजिए किसानों के संगठन है कि किसानों को लाभ पहुंचा, जैसे अभी MSP का एक मामला चल रहा है, किसान धरने पर बैठे हैं काफ़ी लंबे समय से, सिंधु बॉर्डर जाम हो रखा है। तो ऐसे लोग जो किसानों के दबाव समूह या हित समूह से जुड़े हुए हैं, वो सरकार के ऊपर दबाव डालने का प्रयास करेंगे कि किसानों की ये मांगे मानी जाए, ये दबाव डालने का प्रयास करें। ऐसे लक्ष्य, यानी कि लक्ष्य किसका है? पूरी जनता से लेना देना नहीं है, किससे? किसानों से लेना देना है। और किसानों की संबंध में जो भी समस्याएं हैं उनके लिए, उनके हितों के लिए ये कार्य करते हैं। अब दूसरा देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए छात्रों के समूह है, जैसे ABVP है, NSUI है, SFI वगैरह है, इस बार चुनाव नहीं हो रहे कॉलेजों में, तो ये लोग क्या कहेंगे? सरकार पर प्रेशर बनाएंगे कि चुनाव करवाए जाए। सारे के सारे जितने भी प्रकार के छात्र संगठन है वो सरकार पर प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाएंगे कि चुनाव करवाया जाए। तो इसके बिना चुनाव के बिना जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है छात्रों की, वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। और इनके अपने छात्रों के अपने उद्देश्य होते हैं, उनको नेतागिरी करनी होती है, इसके वो चुनाव चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि विशिष्ट हित होते हैं, सभी पूरी जनता से इनका कोई लेना देना नहीं होता, केवल अपने काम की बात से इनका लेना देना होता है। दबाव समूह केवल उन लोगों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते जो उनके वास्तविक सदस्य होते हैं, पर उनका भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो उनके संभावित सदस्य होते हैं, जिनके समान लक्ष्य होता है। यानी इसका मतलब ये है कि ये सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे सदस्य हो या ना हो। जैसे अभी मैंने आपसे उदाहरण दिया कि किसानों के कुछ संगठन है, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल वगैरह कर रहे हैं, बैठे हैं, और इसका अगर फायदा मिला, सरकार ने उनकी बातें मानी, कानून बनाया, उनका फायदा मिला, तो केवल उन लोगों को नहीं मिलेगा जो धरने पर बैठे हैं, बल्कि उन सबको मिलेगा जो किसान है। इसका मतलब कि चाहे उनसे जुड़े हुए हो या ना हो, फायदा सभी को मिलता है। गैर राजनीतिक संगठन,
ये गैर राजनीतिक संगठन होते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक हितों की अपेक्षा निजी हितों से होता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये राजनीतिक संगठन नहीं होते। राजनीतिक संगठन तो राजनीतिक दल ही होते हैं। राजनीतिक दलों में और इनमें अंतर यही है कि ये पर्दे के सामने रहकर काम करते हैं और दबा समूह पर्दे के पीछे रहकर कार्य करते हैं। इसलिए इनका संबंध राजनीतिक गतिविधियों से होता है लेकिन डायरेक्ट नहीं होता, इसलिए इनको राजनीतिक संगठन की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता। अज्ञात साम्राज्य। प्रोफेसर S.E. फाइनर ने दबाव गुटों को अज्ञात साम्राज्य कहा है। वस्तुतः ये खुले रूप में राजनीतिक भाग नहीं लेते, वे आदर्श ढंग से राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। एक विचारक, एक लेखक हुए S.E. फाइनर। S.E. फाइनर ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। क्यों दिए? क्योंकि ये राजनीति में डायरेक्ट भाग नहीं लेते लेकिन वो पर्दे के पीछे रहकर कार्य करते हुए राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। क्योंकि ये राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और अपने हितों के काम करवाते हैं, इसलिए पर्दे के सामने, जनता के सामने आते नहीं है और ये पीछे रहकर कार्य करते हैं, इसलिए काम हो जाता है। इससे जनता का भला भी हो जाता है और जनता को पता भी नहीं चलता कि ये किया किसने। इसीलिए फाइनर ने इनको अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। सरकार पर आधिपत्य की अनिच्छा। दबाव समूह का सरकार पर आधिपत्य स्थापित करने का कोई लक्ष्य नहीं होता, वे शासन के ढांचे से पृथक रहकर कार्य करते हैं। देखो, राजनीतिक दल और दबाव समूह ये एक मोटा अंतर है। जहाँ राजनीतिक दल जनता के सामने जाते हैं, अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, जीतने का प्रयास करते हैं, जीतने के बाद सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, वैसा दबाव समूह का कोई उद्देश्य नहीं होता। ये सरकार बनाने, उम्मीदवार खड़ा करने, चुनाव लड़ने आदि से इनका कोई संबंध नहीं होता। सरकार पर आधिपत्य स्थापित करने की इनकी कोई इच्छा नहीं होती। संगठित या असंगठित स्वरूप। दबाव समूह का संगठित होना आवश्यक नहीं है, ये असंगठित भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत के मजदूर संघ संगठित दबाव समूह है लेकिन जातीय एक प्रभावशाली किंतु असंगठित दबाव समूह है। देखिए, राजनीतिक दलों के लिए शर्त है कि उनका एक संगठित रूप होना चाहिए। संगठित रूप का मतलब उनके कुछ पदाधिकारी होने चाहिए, उनके कुछ नियम होने चाहिए, उनका कार्यालय होना चाहिए, उनका कोष होना चाहिए। लेकिन दबाव समूह के लिए ये सब चीज़ें अनिवार्य नहीं। वो संगठित भी हो सकते हैं और असंगठित भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आया कि जैसे भारत का मजदूर संघ है, ये संगठित दबाव समूह है क्योंकि मजदूर संघ के नाम से, विभिन्न मजदूर संघ के नाम से विभिन्न संगठन बने हुए हैं। लेकिन जाति एक असंगठित लेकिन सबसे प्रभावशाली दबाव समूह। सबसे प्रभावशाली इसलिए कि कोई जाति विशेष एक होकर पूरी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। हालांकि उनका संगठन नहीं बना हुआ लेकिन फिर भी वो बहुत प्रभावशाली है और पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसलिए उदाहरण स्वरूप ये समझाया गया है कि विभिन्न प्रकार के संगठित रूप में दबाव समूह हो सकते हैं लेकिन असंगठित रूप में भी हो सकते हैं। इनका ये जरूरी नहीं है, राजनीतिक दलों की बात है कि ये संगठित ही हो, ये संगठित भी हो सकते हैं और ये असंगठित भी हो सकते हैं। सीमित और परस्पर व्यापी सदस्यता। दबाव गुटों का वर्गीय हितों से संबंध होता है, इसलिए इनकी सदस्यता सीमित होती है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति एक से अधिक दबाव गुट का सदस्य हो सकता है। एक थोड़ा सा अंतर समझिए, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, मान लीजिए वो कांग्रेस का है, मान लीजिए वो बीजेपी का है, मान लीजिए वो आम आदमी पार्टी किसी का भी है, उसके लिए ये एक प्रतिबद्धता है कि एक समय में वो एक ही दल का सदस्य हो सकता है, या तो वो कांग्रेस का हो सकता है, या वो बीजेपी का हो सकता है, या वो किसी अन्य पार्टी का हो सकता है। अगर वो कोई पार्टी की सदस्यता लेना चाहता है तो उसको पहले से जिस पार्टी में है उसकी सदस्यता का त्याग करना पड़ेगा, पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन दबाव समूह के लिए जरूर नहीं। दबाव समूह में जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति एक से अधिक दबाव समूह का सदस्य हो सकता है वो मजदूर संघ का भी सदस्य हो सकता है वो छात्र संघ का भी सदस्य हो सकता है वो किसान संघ का भी सदस्य, किसी का भी हो सकता है। ये कोई प्रतिबद्धता नहीं है, ये कोई पाबंदी नहीं है कि वो एक ही संगठन का सदस्य रहेगा, वो एक से ज़्यादा संगठनों का सदस्य भी हो सकता है। तो यह है दबाव समूह की मुख्य विशेषताएं। अगला है दबाव समूह की भूमिका या कार्य, यानी कि दबाव समूह क्या काम करते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में दबाव समूह की भूमिका, इसको समझने का प्रयास कीजिए। दबाव समूह अपने चहेते व्यक्तियों को प्रशासनिक व्यवस्था के अभिकरणों में पहुंचाने की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं।
निर्वाचन के मुकाबलों की प्रक्रिया उम्मीदवारों की नामजदगी से प्रारंभ होती है। विभिन्न दबाव समूह में इस कारण संघर्ष होता है कि उन्हीं के चहेते उम्मीदवारों को अधिक से अधिक संख्या में रखा जाए। यानी कि ये कहाँ से शुरुआत करते हैं, ये भी तो व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। उनका फायदा कब है, जब उनके पसंद के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विधानसभा में या संसद में पहुंच जाए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से तो काम करवाना है। वही लोग कानून बनाएंगे, वही लोग निर्णय करेंगे, वही लोग योजनाएं बनाएंगे, तो उन्हीं के माध्यम से तो कानून काम होना है। इसलिए ये क्या करते हैं कि किसी न किसी रूप में पूरी की पूरी प्रशासनिक मशीनरी को, सभी प्रशासनिक अभिकरणों को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है कि कोई भी राजनीतिक दल पहले उम्मीदवारों की सूची जारी करता है, पहले उम्मीदवार तय करता है कि फला जगह से फला व्यक्ति खड़ा होगा, फला जगह से फला व्यक्ति खड़ा होगा, प्रत्येक राजनीतिक दल। और फिर ये जो दबाव समूह ये कोशिश करते हैं कि राजनीतिक दल उनके पसंद के उम्मीदवारों को टिकट देवे। इसके लिए वो राजनीतिक दलों को बड़ी मात्रा में चंदा भी देते हैं कि ये उनके लोगों की सूची है, इनको यहाँ से टिकट देनी है, और उसके लिए उसके बदले में ये पार्टी के कोष में बहुत भारी मात्रा में चंदा देते हैं। यानी कि शुरुआत कहाँ से होती है, दबाव समूह उम्मीदवारों की नामजदगी यानी कि जब उनकी घोषणा की जानी है वो तब से शुरू होती है, और ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इनके पसंद के उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। दूसरा है विधायन प्रक्रिया को प्रभावित करना। हितबद्ध समूह की गतिविधि को 3 अलग अलग स्तरों पर खोजा जा सकता है, निर्वाचन दल और संसद। यानी कि ये किसी न किसी प्रकार से विधायन प्रक्रिया को प्रभावित करने का उपाय करते हैं, और 3 अलग अलग स्तरों पर ये प्रभावित कर सकते हैं। कैसे, जब वे दल के कोष में धन देकर व अन्य तरह की सहायता करके अपने नामजद व्यक्तियों को टिकट सुरक्षित करवाने व जिताने में सफल हो जाते हैं, तो इन एजेंटों के द्वारा संसद में होने वाली निर्णय निर्माण प्रक्रिया में अपना प्रभाव स्थापित कर लेते हैं। सबसे पहला काम, जैसे भी अपन ने बात की कि जब उम्मीदवारों की लिस्ट निकलनी होती है उसी समय ये सक्रिय हो जाते हैं। राजनीतिक दलों को चंदा आदि देकर ये अपनी पसंद के लोगों को टिकट दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं। पहला काम उनका हो गया, कहाँ से, निर्वाचन व्यवस्था से। अब ये जो व्यक्ति जिनको टिकट दिया गया, इनको जिताने के लिए भी दबाव समूह प्रयास करते हैं, इनको जिताने का प्रयास करते हैं, इनके पक्ष में प्रचार प्रसार भी करते हैं, लोगों को प्रभावित, जनता को प्रभावित करने का प्रयास भी करते हैं। जब ये उन व्यक्तियों को जिताने में सफल हो जाते हैं, सफल हो गए, इसका मतलब वो कहाँ पहुँच गए, या तो वो विधानसभा में पहुँच गए या वो संसद में पहुँच गए। अब यही व्यक्ति है जो विधानसभा में या संसद में होने वाली निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी निर्णय बिना संसद या बिना विधानसभा की स्वीकृति का नहीं हो सकता। तो इन्हीं के माध्यम से, चूंकि इनको उन्होंने चुनाव में टिकट दिलाने के लिए पैसे दिए हैं, इनके पक्ष में प्रचार प्रसार किया है, इनको जिताने का प्रयास किया है, इसलिए वो जो एजेंट है जो जीत कर वहाँ पहुँचे हैं वो आखिरकार इनकी बात मानेंगे और इनके पक्ष के जो भी काम होंगे वो उनके द्वारा किए जाएंगे। यानी कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया जो संसद में चलती है, जो विधानसभाओं में चलती है, उनको इन एजेंटों के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका को प्रभावित करना, दबावकारी समूह कार्यपालिका विभागों में पहुंचकर उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सार्वजनिक नीति का निर्धारण किया जाता है और उसी के आधार पर राष्ट्रीय प्रशासन चलाया जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब होता है मंत्रिपरिषद। जो सरकार में विभिन्न प्रकार के मंत्री होते हैं, वो मंत्री सारे के सारे मंत्री मिलकर मंत्रिपरिषद कहलाते हैं, और मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना और सरकार को चलाना। इसलिए जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों को इन्होंने टिकट दिलाई है, जिन व्यक्तियों को जिताने का इन्होंने प्रयास किया है, और जो व्यक्ति अब संसद में या विधानसभा में पहुंच गए, उनमें से कुछ व्यक्ति मंत्री भी बन जाते हैं, और इन्हीं मंत्रियों के माध्यम से ये जो सार्वजनिक नीति होती है उस सार्वजनिक नीति को निर्धारित करते हैं। यानी कि कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाएगी, किस किस प्रकार के कार्य होंगे, किस प्रकार के कानून बनाए जाएंगे, सब कुछ जो कि मंत्री करते हैं। इसलिए मंत्रियों को प्रभावित करने का यह प्रयास करते हैं। अगर उनके व्यक्ति पद जीत कर मंत्री बन जाते तब उनके माध्यम से, या अगर मान लीजिए उनके व्यक्ति मंत्री नहीं भी बनते तो जो कुछ भी व्यक्ति वहां पर पहुंच जाते हैं उनको ये प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। या और कुछ ना हो तो उनके पास एक और तरीका है, अवैध साधनों से भी ये निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यानी कि इनका उद्देश्य क्या है, कैसे न कैसे करके व्यवस्था को प्रभावित करना, करेंगे अवश्य।
चौथा है स्थायी कर्मचारियों यानी कि नौकरशाही को प्रभावित करना। किसी दबाव समूह का सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में प्रभाव का प्रवेश प्रथम स्तर पर नहीं होता। इस क्षेत्र में इसके प्रभाव का प्रवेश तभी होता है जब विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही उसकी वांछित अपेक्षा तक उसके हितों को मुद्रित नहीं करती। ऐसी स्थिति में सरकारी सेवाएं उनकी चिंता का विषय हो जाती। देखिए, इनका डायरेक्ट सरकारी सेवाओं में प्रवेश नहीं होता। प्रवेश इसलिए नहीं होता कि इनको मतलब नहीं है सरकारी सेवाओं से। इन्होंने शुरुआत कहाँ से की? चुनाव से। चुनाव में कैसे की? चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट दिलाने में ये कामयाब रहे। उन टिकट मिले उम्मीदवारों को जिताने में ये कामयाब रहे। जब वो लोग जीत गए, जीतकर वो विधानसभा या संसद में पहुंच गए और उनमें से कुछ व्यक्ति मंत्री बन गए, उनके माध्यम से कार्य करते हैं। विधानसभा में जो भी कानूनी प्रक्रिया चलती है, जो भी कानून निर्माण की, नीति निर्माण की प्रक्रिया चलती है, उसको ये प्रभावित करते हैं, मंत्रियों को ये प्रभावित करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जिन लोगों को टिकट दिलाना चाहा उनको टिकट नहीं मिली, जिन लोगों को इन्होंने जिताना चाहा वो नहीं जीत पाए, या वो लोग बड़ी संख्या में विधानसभा में या संसद में नहीं पहुंच पाए। परिणाम क्या होगा? इनके आदमी नहीं है, वहां नहीं है जहां निर्णय किया जाता है, वहां नहीं है जहां कानून बनाए जाते हैं, वहां नहीं है जहां योजनाएं बनाई जाती हैं, और इससे इनका फायदा नहीं होगा। जब ये नहीं हो पाता तब आखिरकार ये कहाँ पहुंचते हैं? स्थायी कर्मचारियों यानी कि नौकरशाही के पास। और नौकरशाही में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, चूँकि प्रशासन की रीढ़ तो वही होते हैं, वास्तव में पर्दे के पीछे रहकर नौकरशाही काम करती है, मंत्री काम नहीं करते। सब कुछ नौकरशाही होती है, इसलिए नौकरशाही को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और सभी तरीक़ों से, वैध और अवैध, अगर वो रिक्वेस्ट से मानते हैं तो ठीक है, और नहीं मानते तो उनको रिश्वत आदि चीज़ें देकर भी अपना काम करवा लेते हैं। इसलिए कर्मचारियों यानी कि नौकरशाही को ये सबसे लास्ट में, जब बाकी जगह पर इनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, तब जाकर ये उनको प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करना। न्यायिक प्रक्रिया में दबाव गुटों का अंतःप्रवेश कई तरीके से हो सकता है। इस आधार पर कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, ये न्यायपालिका को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ मामले इनके न्यायालय में भी तो होते हैं। न्यायपालिका के मामले सामने इनके कोई केसेस चलते रहते हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि उनके पक्ष के निर्णय हो सके। इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले ये एक संगठित रूप में ये दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, कहाँ किस व्यक्ति का ट्रांसफ़र किया जाता है। ये मंत्री लेवल पर जाएंगे, मंत्रियों से या न्यायाधीशों से ये कैसे न कैसे करके साठगांठ करके अपने पक्ष को उजागर करने के लिए या मामला अपने पक्ष में करने के लिए कहीं पर अपने पक्ष के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी ये करवा लेते हैं। संगठित रूप से वकीलों के संघ का इस्तेमाल करना, यानी कि अगर मान लो ये भी नहीं हो तो एक तरीका ये है कि जो विभिन्न स्थानों पर वकीलों के अपने अपने संघ बने हुए हैं, उनको ये इस्तेमाल करते हैं, उनके माध्यम से ये प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, वकीलों से हड़ताल करवाते हैं, धरना प्रदर्शन करवाते हैं, ताकि उनसे सम्मिलित काम ये हो जाए, क्योंकि इनके भी तो अपने संगठन होते हैं। ये दबाव समूह न्यायालय मित्र की विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो इनका पक्ष का है, जो इनके हितों को देखने वाला है, या कोई इनका परिचित है, तो ऐसे में ऐसे लोगों की ये सेवाएं ले लेते कैसे न कैसे करके। न्यायिक प्रक्रिया को दूर से प्रभावित करने के लिए इनके हाथ में बहुत बड़ा हथियार ये है कि जनमत पर प्रभावी ढंग से प्रहार किया जाए, और फिर भी नहीं होता तो ये न्यायपालिका की जो कमियां हैं और न्यायपालिका के जो गलत निर्णय है, इस चीज़ को जनता के सामने जोरदार रूप में प्रकट करते हैं, ताकि जनता में न्यायपालिका के प्रति एक रोष, एक गुस्सा पैदा हो जाए, और उसके माध्यम से ये उन पर दबाव बनाकर ये अपना काम करवा सके। इसलिए कई प्रकार से जो दबाव समूह होते हैं वो इन न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। अगला है जनसंपर्क के अधिकारियों को प्रभावित करना। दबाव समूह की नीतियों का अपनाते हैं ताकि श्रोताओं के अनुकूल उनके दिमाग को प्रभावित किया जा सके। यह जनसंपर्क का मतलब जनता है ना, कि कैसे जनता को प्रभावित किया जाए। वो ऐसी नीतियों को अपनाते हैं जिससे श्रोताओं के दिमाग को प्रभावित किया जा सके, यानी कि श्रोता कौन है? जनता। उनके दिमाग को प्रभावित करना, उनके दिमाग पर ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें डालना कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। वे वार्षिक
और विशेष रिपोर्ट, पुस्तक और पुस्तिकाएं प्रकाशित करते हैं। धार्मिक, वैज्ञानिक और अन्य अनुभवक साक्ष्यों का उपयोग किया जाता है। यानी कि ऐसी चीज़ें ये तैयार करते हैं जो जनता को व्यापक रूप में प्रभावित कर सके। ये पुस्तकें भी प्रकाशित करते हैं, लेख भी प्रकाशित करते हैं, पत्रिकाएं भी प्रकाशित करते हैं, जनता में उनको वितरित की जाती है ताकि जनता उनको पढ़े और वो एक समझ बनाए, एक सोच बनाए कि ये है और ऐसा होना चाहिए। ये कोशिश करते हैं। इसके अलावा वो धार्मिक तरीके भी इस्तेमाल में लाते हैं। धर्म एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसका मस्तिष्क पर सबसे ज़्यादा और प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है, इसलिए धार्मिक तरीकों से भी ये जनता को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। संवाददाता सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, समूह चर्चाएं होती है, प्रयोजन कई व्यवस्थाएं की जाती है ताकि जनमत को प्रभावित किया जा सके। इसके लिए वो रैलियां करते हैं, भाषण करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरने देते हैं और कई जगह समूह चर्चाएं आयोजित की जाती है। कई अलग अलग तरीके आयोजन किए जाते हैं ताकि जनता को प्रभावित किया जा सके। ये इनके अपने तरीके हैं। दबाव समूह के अन्य कार्य, मांगों में तालमेल बिठाना, कुछ और भी कार्य करते हैं। जैसे एक जैसी मांगी होती है, मान लो कि कोई मजदूर संघ कोई मांग कर रहा है, हो सकता है किसान संघ भी वैसी ही मांग कर रहा हो, तो ऐसे जो एक जैसी मांगे होती है उनको आपस में एकजुट करना, उनमें तालमेल बिठाना। समान रुचि वाले व्यक्तियों को संगठित करना, जैसे एक जैसे विचारधारा के जो लोग, एक जैसे विचार के जो लोग हैं उनको अपने संगठन में शामिल करना। विशिष्ट राय प्रदान करना, कोई किसी भी मामले पर कोई विशेष राय की आवश्यकता होती है तो इनके पास इतने साधन होते हैं कि ये विभिन्न प्रकार की राय भी सरकार के समक्ष, जनता के समक्ष प्रकट करते हैं। सूचनाएं प्रसारित करना, बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं इनके हाथों से जनता को प्राप्त होती है, सरकार के पास नहीं होती, वो इनके पास होती है, वो इनसे सूचनाएं मिलती है। सामाजिक संघर्ष को कम करने में सहायक, विभिन्न प्रकार के संगठनों के बीच में जो संघर्ष उत्पन्न हो सकता है वो आपस में हित जुड़ जाने से संघर्ष में भी कमी आती है। जनमत निर्माण में सहायक, किसी विशेष मुद्दे पर जनता की राय एकत्र करने में, एक बनाने में भी ये सहायक सिद्ध होते हैं। प्रयोजनों को सिद्ध करना, अपने उद्देश्यों को ये सिद्ध करते हैं। राजनीतिक दलों की सहायता करना, किसी न किसी रूप में ये राजनीतिक दलों के साथ जुड़े होते ही हैं, इसलिए राजनीतिक दलों की भी सहायता करते हैं। तो यह है दबाव समूह के कार्य। तो ये जो दो चीज़ें अपन ने आज बात की, एक तो दबाव समूह की विशेषताएं और प्रमुख तत्व की बात की, और एक दबाव समूह की कार्य प्रणाली, उनके संबंध में अपन ने बात की। बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें आई है और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। आशा है आपको सारी बातें समझ में आई होगी, क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे आपको ये लगता है कि अमुक चीज़ या अमुक बात आपके अभी समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और आवश्यकता पड़े, आवश्यकता समझे तो आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। मैं आपकी शंका का समाधान करूँगा। फिर से एक आपसे गुजारिश, अब तक यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।